हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, आपके पास कल आएगा ये। देखो, ये साल 6-7 महीने अभी तक पढ़ चुके हो और जिनके फिजिकल आ रहा है इसका मतलब तो वो लगभग 7-8 महीने से पढ़ रहा है। ठीक है, और 2-3 महीने में आपका 2-1 महीने मेरे हिसाब से हार्डली एंड फास्टली सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। और अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त या सितंबर में, है ना। सीबीएसई की डेट वगैरह आ गई है। 6-7 महीने अब अच्छे से तैयारी कर लो जिससे अच्छी कॉलेज मिल जाए। और जो ये एक ऐसा साल था ना कि जिसमें लोग भी परेशान हुए, आप भी परेशान हुए, वो साल आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट देके चला जाए। ठीक है, सॉलिड स्टेट कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में अपन कहां तक बात कर ली थी? अपन ने बात कर ली थी डिफेक्ट तक की बात होगी। आज छोटा सा वीडियो है, आधे घंटे पौने घंटे का। इसमें अपन अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाला है। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले ठोसों के विद्युत गुणधर्म, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युत गुणधर्म। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए साहब, सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूं तो ठोसों की जो है कि चालकता की जो परास होती है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, वो होती है 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इतनी होती है। ठीक है, 10⁻⁻20 से लेके 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है इनकी कंडक्टिविटी की रेंज। कंडक्टिविटी के बेसिस पे जो है वो सॉलिड जो होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सॉलिड जो है उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? एक तो कंडक्टर मींस चालक, एक है इंसुलेटर कुचालक, इंसुलेटर कुचालक, एक जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, समझना बात को। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं चालक कहलाते हैं। चालक की जो कंडक्टिविटी रेंज होगी, इनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होता है। धात्विक चालक, सारे धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कंडक्टिविटी है 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये क्या करते हैं? अपने में से विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, चालक जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें, चालक 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत अपघटनी चालक, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जो है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो आप केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में बात करेंगे अपन सारी, है ना। अभी अपन बात करते हैं धात्विक चालक के बारे में। किसके बारे में? धात्विक चालक। तो धात्विक चालक जो होता है, इसमें कंडक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। तो इसमें जो चालकता का जो रीजन है,
इसमें चालकता का जो कारण है, धात्विक चालक में चालकता जो होती है, चालकता इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। सेकंड नंबर पॉइंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनका रेजिस्टेंस आर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आर बढ़ेगा क्योंकि कोलिजन ज्यादा होगी, कर्नेल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बीच रास्ते में ज्यादा बार आएंगे, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इक्वेशन होती है आर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा जो है वो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो मोस्ट ऑफ द केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक में जो है वो चालकता जो होती है वो किसकी वजह से होती है, चालकता आयनों के प्रवाह के कारण होती है। चालकता जो है वो आयनों के प्रवाह के कारण होती है। अच्छा, अब विद्युत अपघटनी चालक होता है तो उसमें प्रतिरोध जो होता है वो 3 वजह से होता है, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। विद्युत अपघटनी चालक में आयन मूवमेंट करते हैं, तो एक धनायन होता है एक ऋणायन होता है, तो धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बल लगता है। ये आकर्षण बल जो होता है वो प्रतिरोध की तरह काम करता है। धनायन जो है वो ऋणायन को मूव नहीं करने देता है और ऋणायन जो है वो धनायन को मूव नहीं करने देता है, पहला। दूसरा जो होता है वो हाइड्रेशन, अगर किसी आयन का हाइड्रेशन हो रखा है, जल योजन हो रखा है, अगर उसको जल के मॉलिक्यूल ने चारों ओर से सराउंडेड कर रखा है तो क्या वो आसानी से मूवमेंट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तीसरा जो होती है वो होती है माध्यम की श्यानता या विस्कोसिटी। एक पानी में आयन को मूवमेंट करना हो और एक शहद में मूवमेंट करना हो तो पानी में मूवमेंट करना आसान काम है, शहद की विस्कोसिटी, हनी की जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है बात, तो वो इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली जो होते हैं वो 3 टाइप से रेजिस्टेंस आता है। आप कोई भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल सा कंडक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बस आपको काम के पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, आते हैं इंसुलेटर। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं कुचालक कहलाते हैं। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻20 से लेके 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है ना, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, दो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। बात करते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के बारे में। वे पदार्थ जिनकी चालकता जो है, वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक एवं चालक के मध्य होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। दूसरा नंबर पॉइंट, इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो है लगभग 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये लगभग इनकी रेंज रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये प्योर सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो है वो नेज अर्धचालक भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर अर्धचालक है। ये क्या होता है, इनकी 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालक की तरह। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूवमेंट, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, चालक की तरह। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पर आयन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वैलेंस बैंड से किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। चालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है बा। 0 केल्विन ताप पर कुचालक, टेम्परेचर बढ़ाया तो चालक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एक तरीका ये और होता है कि अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। इंप्योरिटी मिलाओगे, इंप्योरिटी मिलाने के जो प्रोसेस है, अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं डोपिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग करना, ठीक है। जो अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और ये डोपिंग करने पर सेमीकंडक्टर जो होता है, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन और पी टाइप के। अगर जैसे आपने सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ डोप्ड किया तो सुने, सिलिकॉन जो है वो है 14 ग्रुप का, एल्यूमिनियम है 13 ग्रुप का, प्रीवियस ग्रुप का है, प्रीवियस ग्रुप का है तो प्रीवियस से आया पी, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आवेशवाहक कौन होता है, आवेशवाहक अपन ने डिफेक्ट में भी पढ़ चुके हैं, पी टाइप में होल जो होता है वो चार्ज कैरियर होता है, ठीक है। सेकंड नंबर बात सुनो, अगर आप सिलिकॉन में सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोप करवाया, डोप्ड किया, है ना, सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोप किया, सिलिकॉन 14 ग्रुप, फास्फोरस इज 15 ग्रुप, अगर ऐसा डोप किया तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट ग्रुप का मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, आवेशवाहक जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेशवाहक। तभी तो अपन कहते थे इलेक्ट्रॉन दिखा, इसका मतलब किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप का। एक खाली जगह दिखती है, होल दिखता है, तो अपन को इस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते थे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। बात क्लियर, चलो आगे नेक्स्ट देखो। अगर आप किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हो या टेम्परेचर कम करते हो, तो टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। किसी तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसका मतलब धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया। प्रतिरोध अगर शून्य हो गया तो उसकी चालकता अनंत हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो, चालकता अनंत या फिर मैक्सिमम हो जाती है। आपने टेम्परेचर कम करते गए तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, चालकता अनंत या मैक्सिमम हो जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब किसी पदार्थ का तापमान कम किया जाता है, तापमान कम करने पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, अर्थात धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध शून्य हो तो उसे सुपर कंडक्टर, अतिचालक सुपर कंडक्टर तथा इस फिनोमिना को तथा अवधारणा को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं।
इसे क्या बोलते हैं अपन, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। आ रही बात समझ में? जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसे बोलते हैं अपन संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस तापमान पर, जिस तापमान पर प्रतिरोध का मान शून्य, प्रतिरोध का मान शून्य एवं ठोस अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहते हैं। समझ में आई बात? जिस तापमान पर प्रतिरोध का मान शून्य एवं ठोस जो है वो अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैंने ज्यादा कोई डिटेल में बात नहीं की, नॉर्मल पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी बात की है। ठीक है, चलिए आगे। चलो अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे चुंबकीय गुणधर्म की, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म में मैं एक ही बात बोलूंगा, एग्जाम्पल याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म क्या होंगे? ठोसों के जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पर रोटेशन, अपने अक्ष पर चक्रण के कारण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता ही लगाता है, साथ में अपने एक्सिस पे भी क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। साथ में अपने एक्सिस पे भी क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है, सुनना बात को। वो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है नियत वेग से है तो भी त्वरित गति होती। कोई भी चार्ज कैरिंग पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर अट्रैक्ट होता है तो मैग्नेटिक नेचर अट्रैक्शन का होगा, और रिपेल होता है तो मैग्नेटिक नेचर जो होगा वो रिपेल्ड नेचर का होगा। देखो समझो, ठोसों के जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म 5 डेफिनेशन पढ़नी है बेसिकली। ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण के कारण उत्पन्न होते हैं एक तरीके से। ठीक है, एक चार्ज कैरिंग पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने यही बोला है ठोसों के जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पर चक्रण के कारण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला अनुचुंबकीय, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखिए, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वे ठोस या वे पदार्थ, वे ठोस या वे पदार्थ
वे ठोस ऑब्लिक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वे ठोस या पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट, वे ठोस या पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसकी पैरामैग्नेटिज्म की कंडीशन क्या होगी? पैरामैग्नेटिक की कंडीशन, इसकी कंडीशन है कि किसी पदार्थ में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हो तो वह अनुचुंबकीय होगा। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, वो होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां पे n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल अपन को मालूम है कि O2 जो होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। इसके अलावा कॉपर +2 अयुग्मित है, Fe+3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। ठीक है, सेकंड नंबर प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब डायामैग्नेटिक। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या? यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, यदि सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित हो, तो पदार्थ जो है वो कैसा कहलाएगा? पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता है। पदार्थ कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, NaCl, Na+Cl- दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हो रखे? पैड हो रखे। कॉपर +1, ठीक है, TiO2, इस टाइप के एग्जाम्पल हो तो ये सारे के सारे क्या है? प्रतिचुंबकीय। अब 3 डेफिनेशन देखो। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये 3 देखो, लो चुंबकीय, प्रति लो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय, ये इनके हिंदी नाम हो जाएंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? डायग्राम से ही बता रहा हूं। एक छोटा चुंबक जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो एक छोटे स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसे अपन डोमेन बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन जो होते हैं, अगर वो सारे एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो, इस टाइप से, ये इस टाइप से,
सारे अगर एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो इस टाइप से, तो इसे अपन बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, परमानेंट मैग्नेट होती है। किसकी तरह बिहेव करेंगे? मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड CrO2। एग्जाम्पल ध्यान रखें, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल जो है इनके वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है? इक्वल नंबर में डोमेन जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये देखो, 3 सेम डायरेक्शन में, 3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 0। और फेरी मैग्नेटिक में लघु लो चुंबकीय बोलते हैं, इसमें 0 तो नहीं होगा, बट 0 तो नहीं होगा, बट फेरोमैग्नेटिक से कम होगा। कुछ जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बराबर नंबर में अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। और अगर नॉर्मली है ऐसा, ठीक है, 0 नहीं हो रहा है, इक्वल नंबर में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट फेरोमैग्नेटिक से अगर कम होता है सेम डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं अपन क्या? फेरी मैग्नेटिक। डायग्राम याद रखें मेनली। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है MnO, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल Fe3O4। अब होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये डोमेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डोमेन जो होते हैं वो रैंडम होना स्टार्ट होते हैं, और जैसे ही रैंडम होना स्टार्ट होंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या करते जाएंगे? कैंसिल आउट। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो ये फेरी मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात। फेरोमैग्नेटिक का तापमान बढ़ाने पर, फेरोमैग्नेटिक का तापमान बढ़ाने पर ये पदार्थ फेरी मैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। परिवर्तित होने लगते हैं। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसे बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक जिस टेम्परेचर पर जो है वो फेरी मैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होगा, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को अपन बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान। बस ये ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट थे किससे रिलेटेड? ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। तो विद्युत गुणधर्म हो गए, चुंबकीय गुणधर्म हो गए। चले आगे बात करें। चलो आगे बात करते हैं। अब अपन मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टेज 4 पार्ट ए वाला है ना। चलो एक डिफेक्ट का क्वेश्चन भी करवाना था मेरे को। मैंने कहा था ना कल आपको कि डिफेक्ट का एक क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। चलिए स्टेज 4 पार्ट ए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेज 4 पार्ट ए।
सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन ए प्रिमिटिव सेल इज 0.52। ये बोला है कि प्रिमिटिव का मतलब साधारण इकाई कोष्टिका में परमाणुओं द्वारा कुल आयतन का घेरा गया भाग 0.52 होता है। बिल्कुल सही है। 52% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी लिखाई हुई है, फ्रैक्शन 0.52 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वाष्पशील प्रकृति के होते हैं। डायमंड की इकाई कोष्टिका में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, गलत है, 8 होती है, लिखवा रखा है। और क्रिस्टल में जो है वो ब्रेविस लेटिस को 14 ब्रेविस लेटिस में वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, 7 क्रिस्टल लेटिस होते हैं, 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं, तो अपना आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बोल रहा है कि ए जो है वो क्यूबिक सिस्टम की एज लेंथ मतलब भुजा की लंबाई है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इस पर परमाणुओं के या गोलाओं के त्रिज्या जो है उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल क्यूबिक में अगर मैं बात करूं तो आर जो होती है वो होती है a/2। बीसीसी के अंदर बात करूं तो आर जो होता है वो होता है √3a/4। ठीक है, और एफसीसी में बात करूं तो आर जो होता है वो होता है a/2√2। ये होगा। तो अब इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो हो जाएगा 1:2, 1/2 3/4 1/2√2। फर्स्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला कि लिथियम मेटल जो है वो बीसीसी में, ठीक है, और भुजा की लंबाई 351 पिकोमीटर है, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ द लिथियम विल बी। एटॉमिक रेडियस पूछिए, हो जाएगा कैलकुलेट। लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर में, तो बीसीसी में ये ला रेडियस पूछिए, R बराबर √3/4a। ये हो गया। अब वो इसको सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व करना है तो ये लगभग देखो 32, फिर ये 88 को 1.7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको अपना आप ऑप्शन दिख जाएगा 151.8 पिकोमीटर आएगा। ठीक है, अपना आप ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कॉपर जो है वो एफसीसी संरचना में क्रिस्टलाइज है। एज लेंथ 361 पिकोमीटर है, रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी 361/2√2, तो ये हो गया 180/1.414। ये 1 पॉइंट अगर 5 होता तो आंसर 120 आता, 120 से ज्यादा 128 पिकोमीटर। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि AB जो है वो BCC के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइज है। एज लेंथ 387 है। डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज एटम वो होता है √3a/2। तो √3/2 इंटू a 387, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 335 पिकोमीटर। सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 300 और 335 दोनों दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन सीसीपी स्ट्रक्चर। पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है ओवी पर एटम अगर बात करूं तो 1 होती है। टोटल 4 होती है, 4 एटम के करस्पॉन्डिंग 4 होती है, तो 1 एटम के करस्पॉन्डिंग 1 ही होगी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए मेटल क्रिस्टलाइजेज विथ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एफसीसी है। ये लो एफसीसी, ठीक है। डायामीटर पूछा है तो डायामीटर डी बराबर जो होता है वो होता है a/√2, और a कितना दे रखा अपन को 408/1.414। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट अगर आप सोल्व करोगे तो आपको अपना मालूम चल जाएगा 288 पिकोमीटर आने वाला है। ऑप्शन देखते ही आपको मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड, एक मिश्रित ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो सीसीपी है। ठीक है, सीसीपी।
इसमें बोल रहा है कि मिक्स ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन से बना हुआ है, O-2 बनाता है, इसका मतलब कितने एटम होंगे, 4। ये लो, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल, द्विसंयोजी A+2। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होती है तो 2 हो जाएगा। मोनोवेलेंट B+ है, ये बोला ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा A2B4O4, ये होगा तो AB2O2। फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला है कि एक मेटल जो है वो FCC लैटिस में रहता है, ठीक है, तो ठीक है FCC लैटिस में रहेगा तो Z4 हो जाएगा। डेंसिटी दे रखी है 2.72, तो 4 इंटू M/Na 6.02 इंटू 10⁻23 और 404 पिकोमीटर है, तो इसका कर देना क्यूब इंटू 10⁻24। ये 4.04 क्यों माना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है। यहां से सॉल्व कर लो, M की वैल्यू आएगी, जो भी आएगी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड, डायमंड के पर यूनिट सेल में कार्बन के एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये तो मैंने आपको करवा रखा है डेरिवेशन ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक बात हो गई, चले नेक्स्ट आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक क्यूब की भुजा की लंबाई a है तो बॉडी सेंटर एटम और कॉर्नर के परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी, √3a/2 हो जाएगा, कॉर्नर से बॉडी सेंटर के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि एक मेटल जो है वो क्यूबिक सिस्टम में होता है जिसकी एज लेंथ जो है वो 361 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है बात। यदि इसके एक यूनिट सेल में 4 एटम है, इसका मतलब FCC की बात कर रहा है। आगे बोलो, रेडियस R = FCC में A/2√2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो किसकी तरह बन गया, फोर्थ वाले की तरह बन गया। फोर्थ वाले में डायरेक्ट अपन को बोला था कि FCC है, लेकिन इसने यहाँ पे हिंट दिया है कि उसके यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, इसका मतलब FCC होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला वैकेंट स्पेस कितना है BCC के अंदर। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है इन BCC वो 68% होती है, तो वैकेंट जो होगी स्पेस, वैकेंट परसेंटेज वो होगा 32%। ये लो, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या बोला है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट से ठोसों का घनत्व कम हो जाता है, गलत है, सेम रहता है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो डिसलोकेशन डिफेक्ट है, सही है, एक जगह से मिसप्लेस हो गया है, इंटरस्टिशियल स्टेट में आ गया। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो सारी धातु के एलाइडो में पाई जाती है, नहीं डी ब्लॉक, AgCl, AgBr, ZnS ऐसे में पाई जाती है। शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कम हो जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोगों को क्लास में करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशियो में करवाया था। R of the A plus raised to R of the B माइनस कैलकुलेट कर लो, रेडियस रेशियो आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से ज्यादा हो लेकिन 0.732 से कम हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो अपना आंसर हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 17 इनकरेक्ट पूछा है, 2 आंसर बनेंगे इसके। एक तो डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्ट की डिफेक्ट, सही बात है। सेकेंड नंबर NaCl इंसुलेटर है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर है और सिल्वर इज कंडक्टर है, सही बात है। और क्वार्ट्ज जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, सही बात है सारे। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उन आयोनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिनमें कैटाइन और एनाइन की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, नहीं साइज का डिफरेंस होना चाहिए। तो थर्ड FeO 0.98 जो है वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, नहीं Fe 0.94O होता ना तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी है ही नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 नंबर,
ये बोला है कि आयरन जो होता है वो बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, आयरन बीसीसी एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर। जब आप इसे हीट करते हो तो ये आयरन में ही कन्वर्ट हो जाता है एफसीसी वाले में अबोव 900 डिग्री सेल्सियस। ये बोला मोलर मास चेंज नहीं होगा, एटॉमिक रेडियस आयरन की चेंज नहीं होगी। तो बोला डेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करो, डेंसिटी एट बीसीसी टू डेंसिटी एट एफसीसी, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कैसे? बीसीसी में डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो जेड ऑफ दी बीसीसी अपॉन ए ऑफ दी बीसीसी इनटू ए ऑफ दी एफसीसी अपॉन जेड ऑफ दी एफसीसी, ये हो जाएगा। जेड बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4 होता है। एफसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशन होता है? एफसीसी के लिए ए क्यूब करना है, एफसीसी के लिए ए क्यूब करना है, तो यहां से ए बराबर हो जाएगा 2√2r, ए क्यूब करोगे तो हो जाएगा 16√2, 16√2r क्यूब। अच्छा, बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए हो जाएगा यहां से 4/√3r, तो 4 का क्यूब हो गया 64, ये लो 64, और ये हो जाएगा 3√3 और इधर हो गया r क्यूब, ये लो 4, तो ऊपर आएगा 3√3, गड़बड़ हो गया क्या कुछ? हाँ, और इधर हो जाएगा 4√2, ये देखो √2 बचा हुआ तो ये √2 बन जाएगा 4√2, ये डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा। बोलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि एक कंपाउंड है जो कैटाइन सी और एनाइन, कैटाइन तो है सी और एनाइन है आपके पास ए। दी एनाइन फॉर्म हेक्सागोनल, ये HCP बनाता है, इसका मतलब 6 एटम होंगे, ये लो। और कैटाइन जो है वो 75%, इसका मतलब 3/4, ऑक्टाहेड्रल वेट 6 होती है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 9/2, तो C9/2 A6, C9 A12 मीन्स C3 A4। ये सारे क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। एक जो मैं कह रहा था ना डिफेक्ट वाला, वो देख लो, डोपिंग वाला क्वेश्चन, बस चैप्टर कंप्लीट। फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्या? कल से अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जो सॉलिड के साथ ही दे रखा है अपन को, है ना। चलो, ये क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा, NaCl को 10⁻³ मोल परसेंटेज SrCl2 के साथ डोप किया जाता है सॉरी डोप्ड किया जाता है, तो धनायन रिक्तिकाओं की संख्या ज्ञात करो। धनायन रिक्तियों की संख्या ज्ञात करो। क्या मतलब है इसका? अगर एक NaCl का क्रिस्टल है ना आपके पास, किसका क्रिस्टल है? NaCl का, तो मान लो दो Cl की जगह Cl आ जाएगा, डोप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो Na+ था और ये मान लो Na+ था। अब अगर इसमें Sr+2 ऐड किया, तो मैंने बोला ना कैसी भी डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। आप तो बस इसके ऊपर फोकस करो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या रहनी चाहिए? मेंटेन रहनी चाहिए। तो Sr+2 आएगा, तो पॉजिटिव का 2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव 2 चार्ज हटना चाहिए, तो मैंने कहा 2 सोडियम हटा दो, तो Sr तो एक ही आया ना, तो ये एक जो बनी उसको क्या बोलेंगे? धनायनिक रिक्ति मींस कैटायनिक वैकेंसी। तो सिंपल सी बात ये हो गई, एक Sr+2 NaCl में कितनी धनायनिक रिक्तियां बनाएगा? एक कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा। एक Sr+2 कितना है? 10⁻³ मोल परसेंटेज, तो ये 10⁻³ मोल परसेंटेज कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा। परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट कर दो तो इतने मोल कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा। 6.02 इंटू 10⁻23, तो इतनी कैटायनिक वैकेंसी बन जाएगी। समझ में आई बात? बोलो, ये सिंपल सा तरीका रहेगा
एक Sr+2। आप तो जैसे सपोज करो आप Al+3 मिलाते, Al+3 मिलाते तो एक Na+ था, 2 Na+ थे और 3 Na+ थे। अगर एक Al+3 मिला रहे हो तो एल्यूमिनियम+3 आएगा, तो 3 सोडियम हटने चाहिए। तो ये 3 जगह थी, तीनों जगह से सोडियम हट गया, लेकिन एल्यूमिनियम तो कहां पाएगा, एक जगह। तो कैटायन की वैकेंसी कितनी बनेगी, 2। समझ में आ रही बात? ये इस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहां तक करें, टॉपिक अपना कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक करें, मस्त रहे।